हाँ भाई, आज अपन टॉपिक चालू कर रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट का देखिए वैसे मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है, सूचना होता है। लेकिन सूचना भी कैसी, देख लीजिए परिभाषा के तौर पे कि रिपोर्ट इज अ सिस्टमेटिक। पहली खूबी क्या होती है रिपोर्ट की, कि जो आप इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के माध्यम से दे रहे हैं, इट मस्ट बी सिस्टमेटिक, वेल ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट। और रिपोर्ट क्या है, सिस्टमेटिक होने के अलावा एक वेल ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट भी है दैट डिफाइंस एंड एनालाइजेस अ सब्जेक्ट और अ प्रॉब्लम। और रिपोर्ट क्या करती है, जिस विषय से संबंधित होती है उसको डिफाइन करती है, उसको एनालाइज करती है। इट प्रेजेंट्स अ कॉम्प्रहेंसिव, कॉम्प्रहेंसिव का देखिए मतलब होता है संपूर्ण, अपने आप में जो परिपूर्ण हो, पूरी हो। तो इट प्रेजेंट्स अ कॉम्प्रहेंसिव अकाउंट ऑफ व्हाट हैज बीन सेड, सीन और डन, प्रोवाइडिंग सफिशिएंट डिटेल विद फैक्ट्स, फिगर्स एंड डेटा एनालिसिस टू एंश्योर वैलिडिटी। वापस देखिएगा कि इट प्रेजेंट्स अ कॉम्प्रहेंसिव अकाउंट ऑफ व्हाट हैज बीन सेड, सीन और डन। जो कुछ कहा गया है, जो कुछ देखा गया है, जो कुछ किया गया है, उससे संबंधित यह एक समग्र लेखा जोखा होता है किसी भी चीज का। प्रोवाइडिंग सफिशिएंट डिटेल, जिसमें पर्याप्त जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है, विथ फैक्ट्स, और जानकारी उपलब्ध करवाते समय फैक्ट्स है, फिगर्स है, डेटा एनालिसिस है, ठीक है, ये सब कुछ उसमें उपलब्ध कराया जाता है ताकि उसकी विश्वसनीयता बनी रहे। एक बार देख लीजिए कि इसमें कही गई बातों, देखे गए तथ्यों, किए गए कार्यों का विस्तृत वर्णन होता है। इसकी विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए इसमें तथ्य, आंकड़े और डेटा विश्लेषण को भी साथ में डाला जाता है। पर्पस ऑफ ए रिपोर्ट, रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? देखिए, पहला उद्देश्य है टू प्रोवाइड अ क्लियर रिकॉर्ड ऑफ कंप्लीटेड वर्क और ए सीरीज ऑफ इवेंट्स। जो भी कार्य जो पूरा हो चुका है, ठीक है, उसका संपूर्ण रिकॉर्ड जो है वो उपलब्ध करवाना, ये तो सबसे पहला इसका उद्देश्य होता है। दूसरा, टू डॉक्यूमेंट एक्सपेरिमेंट्स और लैब वर्क। जैसे आपने कोई लैब रिपोर्ट देखी होगी, या कोई आपने कोई प्रयोग किया है, उस पर कोई रिपोर्ट तैयार करी जाती है ना, तो उसको सुरक्षित रखना, टू डॉक्यूमेंटेशन करना उसका। तो टू डॉक्यूमेंट एक्सपेरिमेंट्स और लैब वर्क, लैब वर्क या एक्सपेरिमेंट को डॉक्यूमेंट करना, दर्ज करना, लिखना, लिख करके उसको सजो करके रखना, ये उद्देश्य होता है। तीसरा, टू रिसर्च एंड लिस्ट टेक्निकल डिटेल्स, रिसर्च हेतु, है ना, एंड लिस्ट टेक्निकल डिटेल्स, ये भी इसका उद्देश्य होता है। टू सेव इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज, भविष्य में वापस पुनः काम में लेने के लिए, ठीक है, फॉर फ्यूचर यूज के लिए, जैसे रिपोर्ट्स ऑन ईयरली फंक्शन और पॉलिसीज, जैसे एनुअल फंक्शन वगैरह होते हैं, है ना, तो उस वर्ष स्कूल की या कॉलेज की या संस्थान की क्या क्या उपलब्धियां रही, वो आपने रिपोर्ट बना करके छोड़ दी, तो भविष्य में पुनः काम में आ सकती है। या ऐसे ही कोई वार्षिक कोई नीति लागू करेगी, उस नीति की क्या क्या उपलब्धियां रही, अगले वर्ष इसको फिर से आप देख सकते हैं, तो पुनः यूज करने के लिए भी रिपोर्टें तैयार करी जाती हैं। टू ऑर्गेनाइज and present information about a topic or event such as in news or accident reports। जैसे न्यूज़ की कोई रिपोर्ट है, एक्सीडेंट की कोई रिपोर्ट है ना, उसके लिए क्या करना, टू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबाउट ए टॉपिक और इवेंट, किसी टॉपिक या किसी घटना से संबंधित रिपोर्टें तैयार करना। टू एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द इवेंट्स ऑफ फैक्ट्स, जो भी कोई कार्यक्रम हुआ है, इवेंट हुई है, कोई तथ्य हैं, तो उनको, उनकी इंपॉर्टेंस है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए रिपोर्ट का प्रयोग किया जाता है। टू रिव्यू एंड असेस द इंफॉर्मेशन और रिसर्च रिजल्ट्स, रिसर्च रिजल्ट आदि के जो रिव्यू हैं उनको असेस करने के लिए भी इसको काम में लेते हैं। यानी इसका उद्देश्य क्या है, टू रिव्यू एंड असेस द इंफॉर्मेशन, ठीक है, किसी इंफॉर्मेशन या रिसर्च रिजल्ट जो है उसको रिव्यू करना, उसका आकलन करना, असेस करना, ये भी इसका उद्देश्य होता है। टू टॉक अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ डिसीजंस और एक्शंस टेकन,
ये खैर आपके इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से शुरू हो जाती हैं कि टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। वैसे देखिए बहुत तरह की रिपोर्ट्स होती हैं, लेकिन कुछ प्रमुख मान लीजिए, जिसमें आपकी एक तो स्कूल रिपोर्ट में आप किसको कहते हैं, आपकी मार्कशीट्स वगैरह होती हैं, है ना, उसको आप कहते हैं। ब्लड रिपोर्ट, ये इसको आप कौन से कैटेगरी में रख सकते हैं, मेडिकल रिपोर्ट वाली कैटेगरी में रख सकते हैं। ये कोई केवल ब्लड रिपोर्ट ही नहीं है, और भी कोई ईसीजी रिपोर्ट हो गई, या फिर और कोई हार्मोनल आपने जांच कराई उसकी रिपोर्ट हो गई, यानी मेडिकल रिपोर्ट्स। कहने का तात्पर्य क्या है, मेडिकल रिपोर्ट्स। प्रोग्रेस रिपोर्ट, इसका संबंध इसी से है, स्कूल रिपोर्ट से भी है, और इसका संबंध किसी अदर कार्य से भी है, ठीक है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR आपने नाम सुना होगा, वो भी अपने आप में एक रिपोर्ट ही होती है। अखबारों में जो खबरें छपती हैं वो क्या होती हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट होती हैं। रिपोर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट कमिटीज एंड कमीशंस, विभिन्न प्रकार की समितियों और आयोगों के द्वारा रिपोर्टें प्रस्तुत करी जाती है सरकारों को, वो भी अपने आप में रिपोर्ट है, वो काफी बड़ी वृहद होती हैं। स्पोर्ट्स रिपोर्ट्स ऑन टीवी एंड रेडियो, टीवी पर रेडियो पर आप जो खबरें सुनते रहते हैं खेलों से जुड़ी हुई, वो भी क्या है, स्पोर्ट्स रिपोर्ट्स हैं। तो रिपोर्ट हर क्षेत्र में काम में आती हैं। अब रिपोर्ट में क्या क्या चीजें होती हैं वो देखिएगा। रिपोर्ट की यदि आप भाषा की बात करें, उसकी शैली की बात करें, तो आप देखिएगा रिपोर्ट में हमेशा ही फॉर्मल लैंग्वेज यूज होनी चाहिए। पहला बिंदु जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ठीक है। इसमें स्लैंग या कैजुअल एक्सप्रेशन जो है उनको अवॉइड करना चाहिए, यहां तक कि कॉलेक्चुअल लैंग्वेज जो है, आम लोग जो भाषा बोलते हैं उसको भी थोड़ा सा अवॉइड करना ही चाहिए। प्रीफर पैसिव वॉइस टू मेंटेन एन ऑब्जेक्टिव टोन, ठीक है। वस्तुनिष्ठता लाने के लिए, कार्य में ऑब्जेक्टिविटी लाने के लिए आप बायस्ड नहीं हैं, आप पर्सनल ओपिनियन से दूर हैं, ये चीजें दिखाने के लिए आपको लैंग्वेज में क्या करना चाहिए, पैसिव वॉइस का यूज करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इस चीज को। कीप्स सेंटेंसेस शॉर्ट, वाक्यों को शॉर्ट रखें, एंड क्लियर फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए आप अपनी भाषा और शैली दोनों को स्पष्ट भी रखें। डेवलप ईच पैराग्राफ विद इनफ डिटेल, टिपिकली 5 to 6 सेंटेंसेस। रिपोर्ट के अंदर विभिन्न पैराग्राफ्स जो है आपको डेवलप करने चाहिए। प्रत्येक पैराग्राफ में लगभग 5 से 6 पंक्तियां होनी चाहिए जिसमें पर्याप्त डिटेल आ जाए, इधर उधर की इसमें कोई बात नहीं करनी चाहिए। पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल ओपिनियंस, पर्सनल जो आइडियाज हैं उनसे दूर रहना चाहिए, ठीक है। राइट इन एन इम्पर्सनल टोन, वही बात अभी जो मैं कह रहा था आपसे, इम्पर्सनल होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए, है ना, अवैयक्तिक होना चाहिए, वैयक्तिक नहीं होना चाहिए। बट यू मे यूज अ पर्सनल टोन इन द कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस इफ नीडेड, लेकिन यदि आवश्यकता पड़े रिपोर्ट के अंदर, यदि कंक्लूजन के अंदर आवश्यकता पड़े तो वहां आप पर्सनल टोन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिकमेंडेशंस लागू होते हैं कुछ रिपोर्ट्स के अंदर, तो वहां पर आप पर्सनल टोन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नो नीड ऑफ यूजिंग पर्सनल टोन। पे अटेंशन टू वर्ब टेंसेस, attention to verb tenses to keep them consistent throughout the report। अब ऐसा नहीं है कहीं प्रेजेंट, कहीं पास्ट, कहीं फ्यूचर, कोई सा टेंस उठा के यूज कर लिया, जो भी सुटेबल टेंस वर्ब है आप उसी का ही प्रयोग करें। अब स्ट्रक्चर देखिए किसी ऑफिशियल रिपोर्ट की। किसी ऑफिशियल रिपोर्ट में आपको क्या चाहिए, टाइटल पेज चाहिए, ठीक है। रिपोर्ट कैसे भी हो, टाइटल हमेशा ही रहेगा, ऑलवेज इंक्लूडेड रहेगा। तो डिस्प्लेस द रिपोर्ट्स टाइटल, ऑथर्स नेम एंड डेट। इसमें ये जो टाइटल पेज जो बनता है किसी रिपोर्ट का, मान लीजिए 5, 6, 10 पन्नों की रिपोर्ट है, ठीक है, तो उसमें पहला पन्ना किसको डेडिकेट रहेगा, टाइटल को रहेगा। टाइटल के अलावा उस पेज पर लेखक का नाम आ जाएगा और ये रिपोर्ट कब जारी करी गई है उसकी डेट जो है उसमें आ जाती है। फिर आगे देखें, एक्नॉलेजमेंट्स, ठीक है। जो लंबी रिपोर्ट्स होती हैं उनमें अक्सर इसकी आवश्यकता पड़ती है। ये है क्या चीज, ए सेक्शन टू थैंक इंडिविजुअल्स
और ऑर्गेनाइजेशंस हु हेल्प्ड इन द रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को तैयार करने में यदि किन्हीं लोगों ने सहयोग किया है, किन्हीं संगठनों से ने सहयोग किया है, तो उनका धन्यवाद जो है इसमें ज्ञापित किया जाता है। फिर कंटेंट्स पेज ऑलवेज इंक्लूडेड इन रिपोर्ट विद 4+ पेजेस, यानी जो लंबी रिपोर्ट्स होती हैं उसमें कौन से पेज पर कितने कितने बिंदु हैं, इनकी जो एक सारणी तैयार करी जाती है उसको अपन कहते हैं कंटेंट्स पेज। ठीक है, जो आपके टाइटल पेज के बाद में मिलता है। ठीक है, तो जो छोटी रिपोर्ट्स होती हैं उसमें आपको कंटेंट पेज नहीं मिलेगा, जो बड़ी रिपोर्ट्स होती हैं 4+ पेजेस की, उनमें ही आपको मिलता है। तो लिस्ट ऑल द सेक्शंस एंड पेज नंबर्स फॉर इजी नेविगेशन। ठीक है, कौन से पेज नंबर के ऊपर कौन सी जानकारी दे रखी है, किस बिंदु से जुड़ा हुआ पॉइंट वहां पर आपको मिलेगा, ये सारी चीजें वहां पर दे रखी है ताकि आप इसको इजीली नेविगेट कर सकें। टर्म्स ऑफ रेफरेंस, कभी कभी इसको भी रिपोर्ट में जगह दी जाती है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस को, इसमें क्या होता है? पहला बिंदु, डिफाइंस द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिपोर्ट। जो बड़ी रिपोर्ट्स होती है उन्हीं में लागू होता है, जिसमें रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है ये बताया जाता है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस स्पेसिफाइज द रिपोर्ट्स फोकस, इस रिपोर्ट का फोकस किस बिंदु पर ज्यादा है ये इसमें जानकारी दी जाती है। आइडेंटिफाइज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ इट्स अ ग्रुप टास्क, मान लीजिए किसी रिपोर्ट को तैयार करने में 5-6 लोगों का समूह जो लगा हुआ है। ठीक है, तो कौन से व्यक्ति ने क्या भूमिका निभाई वो यहां पर बताया जाता है। आउटलाइंस द टाइमलाइन एंड रीजन फॉर राइटिंग, रिपोर्ट लिखने का कारण क्या है, कितना समय लगा, कौन सी घटना कौन से समय पे होती है, ये बातें भी इसमें बताई जा सकती हैं। आइडेंटिफाइज द ऑडियंस एंड देयर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, हमारी जो टारगेट ऑडियंस कौन सी है, किन के लिए लिखा गया है, ये भी इसमें मेंशन किया जा सकता है। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है कभी कभार किन बड़ी रिपोर्ट्स में आपको देखने को मिलता है। अब प्रोसीजर क्या है इसकी? प्रोसीजर कभी कभी लिखा हुआ होता है और बहुत सारी छोटी रिपोर्ट्स में नहीं होता है। बड़ी ये सारे जो तामझाम है ना, समटाइम्स इंक्लूडेड, जहां पर भी तामझाम ये लिखे आ रहे हैं, तो आप समझिएगा ये जो बड़ी रिपोर्ट्स होती हैं उनके अंदर ये शब्दावलियां काम में ली जाती हैं। तो प्रोसीजर क्या होती है? ठीक है, डिस्क्राइब्स द स्टेप्स टेकन ड्यूरिंग द रिपोर्ट्स प्रिपरेशन, अर्थात रिपोर्ट जब आपने तैयार करी है तो कौन कौन से स्टेप्स इसमें आए हैं, उन स्टेप्स को यहां आइडेंटिफाई करके लिखा जाता है प्रोसीजर के अंदर। मटेरियल्स एंड मेथड्स, इनका प्रयोग जरूरी हो तो ही किया जाता है, ये छोटी या बड़ी रिपोर्ट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो लिस्ट मटेरियल्स यूज्ड एंड एक्सप्लेन्स मेथड्स फॉलोड, कौन कौन सा मटेरियल काम में लिया गया, ठीक है, कौन कौन से मेथड काम में लिए गए रिपोर्ट को तैयार करते हुए, स्पेशली इन साइंटिफिक और टेक्निकल रिपोर्ट्स। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? खास तौर से जो साइंटिफिक और टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं उसमें हमें मटेरियल्स और मेथड्स ये बिंदु देखने को मिलता है। समरी, अब मान लीजिए कोई छोटी सी आपने रिपोर्ट लिखी यार, आधे पेज की, 1 पेज की, उसकी अलग से समरी बताने की जरूरत कहाँ है? नहीं है ना। तो समरी कहाँ आएगी? जो बिगर रिपोर्ट्स हैं उनमें आएगी। तो यूजुअली इन लॉन्गर रिपोर्ट्स ऑल्सो कॉल्ड एग्जीक्यूटिव समरी, एब्स्ट्रैक्ट और सिनॉप्सिस, इस समरी को अक्सर एग्जीक्यूटिव समरी नाम से भी जाना जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाम से भी जाना जाता है और सिनॉप्सिस नाम से भी जाना जाता है। अब समरी अपने आप में क्या होता है? ब्रीफ अकाउंट होता है किसी चीज का। तो ब्रीफली आउटलाइंस द रिपोर्ट्स मेन पॉइंट्स, तो जो मुख्य रिपोर्ट है उसके जो मुख्य बिंदु हैं वो इस समरी में आते हैं। इसमें क्या शामिल होता है? और इसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, की मेथड्स, फाइंडिंग्स, यानी रिपोर्ट में क्या क्या पता चला, मेन कंक्लूजन क्या था, ठीक है, और हमारी रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं, इत्यादि चीजें जो हैं समरी के अंदर डाल दी जाती हैं। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन हमेशा ही आपको मिलेगा। इंट्रोडक्शन जैसा कि नाम ही बता रहा है कि परिचय देना, तो इंट्रोडक्शन क्या करेगा? इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक, इस टॉपिक, जिस टॉपिक पर रिपोर्ट लिखी जा रही है उसको बताएगा, उसकी पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, इस रिपोर्ट के ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन में शामिल होती हैं। मैन बॉडी,
मैन बॉडी यानी मुख्य भाग है। अब मुख्य भाग के बिना रिपोर्ट कैसे संभव है? तो इसका मतलब मैन बॉडी जो है हर रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो द कोर ऑफ द रिपोर्ट, ये रिपोर्ट का मुख्य भाग है। क्या है? कोर ऑफ द रिपोर्ट है। कंटेनिंग डिटेल्ड एनालिसिस, इसमें मुख्य भाग में जो डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट में है उसको प्रस्तुत किया जाता है। फाइंडिंग्स, रिपोर्ट से क्या क्या पता चलता है, एंड डिस्कशन, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। फिर आता है एक बिंदु जिसको अपन कहते हैं रिजल्ट्स, ऑफन इंक्लूडेड इन साइंटिफिक और इंजीनियरिंग रिपोर्ट्स। उसके अंदर जो रिपोर्ट में जो विश्लेषण किया गया उसका क्या परिणाम निकल करके आया उसको रिजल्ट नामक सेक्शन में बताया जाता है। तो इट प्रेजेंट्स द आउटकम्स यानी परिणाम, और फाइंडिंग्स यानी रिजल्ट ऑफ द स्टडी, जो अध्ययन किया गया रिपोर्ट में उसका क्या परिणाम सामने निकल करके आया उसको बताया जाता है। कॉन्क्लूशन अर्थात निष्कर्ष, ये हर रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। अब कॉन्क्लूशन में अपन क्या करते हैं? निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है, समराइज्ड फॉर्म में। तो ये क्या करता है? समराइजेस द मेन पॉइंट्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग न्यू इंफॉर्मेशन, नई जानकारी को ऐड नहीं करता, अब तक रिपोर्ट में जो तथ्य दिए गए हैं उनको समराइज करता है, ठीक है। एंड इंटरप्रेट्स द इम्प्लीकेशंस ऑफ द फाइंडिंग्स, रिपोर्ट के अंदर जो जानकारी सामने आई हैं उनको इंटरप्रेट करता है। किसके अंदर? निष्कर्ष के अंदर, कंक्लूजन के अंदर। रिकमेंडेशंस, ये हर रिपोर्ट का भाग नहीं होता है। रिकमेंडेशन क्या करता है? सजेस्ट एक्शंस बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स कंक्लूजन्स, रिपोर्ट के निष्कर्ष के आधार पे क्या किया जाना चाहिए इस बात का सुझाव इसमें दिया जाता है। जैसे मान लीजिए मेडिकल रिपोर्ट है, उसमें रिकमेंडेशन में लिखा है कि इसके पांव की फला फला नसें ब्लॉक हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए वो रिकमेंडेशन वाले पार्ट में बताया जाता है। अपेंडाइसिस, प्लूरल है अपेंडिक्स शब्द का। इसका सिंगुलर ये हो गया, ठीक है। ये कभी कभी देखने को मिलता है बड़ी रिपोर्ट्स के अंदर। तो इसमें क्या पाया जाएगा? कंटेंट्स सप्लीमेंट्री डिटेल्स, जो रिपोर्ट में आपने डिटेल्स डाल दी, कुछ चीजें मान ली छूट गई, तो फिर आप क्या करेंगे? अलग से एक बिंदु बनाएंगे, अपेंडिसाइज, अपेंडिक्स का प्लूरल है अपेंडाइसिस। तो कंटेंट्स सप्लीमेंट्री डिटेल्स सच एज टेक्निकल डेटा, क्वेश्चनर्स, चार्ट्स एटसेट्रा, उनको अलग से डालना होता है तो आप डाल देते हैं। दैट सपोर्ट्स द फाइंडिंग्स, जो रिपोर्ट में जो तथ्य प्राप्त हुए हैं उनको सपोर्ट करने वाले टेक्निकल डेटा, क्वेश्चनर्स, चार्ट्स जो हैं इनको यहां डाला जाता है। ईच अपेंडिक्स, सिंगुलर हो गया इसका, शुड बी रेफरेंस्ड इन द मेन टेक्स्ट, लेकिन प्रत्येक अपेंडिक्स जो आपने यूज किया है उसका रेफरेंस जो मुख्य टेक्स्ट में जरूर मिलना चाहिए। रेफरेंसेस हमेशा इंक्लूड होता है। लिस्ट ऑल सोर्सेस डायरेक्टली साइटेड इन द रिपोर्ट, रिपोर्ट के अंदर जितने भी स्रोत आपने यूज किए हैं उनके बारे में इसमें बताया जाता है। फिर बिब्लियोग्राफी, समटाइम्स इंक्लूडेड यानी बड़ी रिपोर्ट में ही आएगा, ठीक है। बिब्लियोग्राफी में क्या होता है? लिस्ट अदर सोर्सेज कंसल्टेड ड्यूरिंग रिसर्च, रिपोर्ट के अंदर जो आपने रिसर्च प्रस्तुत करी है उस रिसर्च को बनाते समय जो अदर सोर्सेज आपके काम में आए, ठीक है, आपने कंसल्ट किया। मान लीजिए आपने कोई लेख लिखा है, उस लेख के लिए आपने कोई 40-50 किताबें जो हैं उनको देखा है, पढ़ा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल किताब के पीछे आपने देखा होगा, ठीक है, ऐसे रिपोर्ट्स के पीछे आपने कहीं देखा होगा, अंत में लिखा होता बिब्लियोग्राफी, और उसमें ये फला फला चीज़ जो है वहाँ से कंसल्ट करी, फला फला चीज़ वहाँ से कंसल्ट करी। तो ये सारी जानकारी जो है बिब्लियोग्राफी में आपको मिलती है। इवन इफ दे आरंट साइटेड डायरेक्टली इन द रिपोर्ट, भले ही उनका जिक्र जो है प्रत्यक्ष तौर पर आपने रिपोर्ट में नहीं किया होगा, लेकिन अंत में आप बिब्लियोग्राफी में कर सकते हैं। मे बी कंबाइंड विद रेफरेंसेस, इसको रेफरेंसेस के साथ ऐड भी किया जा सकता है, क्योंकि रेफरेंस भी यही चीज है, ठीक है। ग्लोसरी अकेजनली इंक्लूडेड, ग्लोसरी ये कभी कभी इंक्लूड होती है।
मान लीजिए कोई रिपोर्ट ऐसी है उसमें जो वोकैब आपने काम में ली है वो वोकैब जो है वो एक तरह से देखा जाए तो आपके पाठक जो उससे अनजान हैं, या फिर आपने बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स वहां पे काम में ली है, तब इसको ऐड ऑन किया जाता है। जैसे आपने डिक्शनरी में देखा होगा शॉर्ट फॉर्म्स वो बहुत सारी काम में आती हैं, जैसे ब्रिटिश इंग्लिश के लिए ऐसे लिखा होता है, अमेरिकन इंग्लिश के लिए ऐसे लिखा होता है, तो पहले ही एक ग्लोसरी जो इंक्लूड करके उसमें बता दिया जाता है, इसके बारे में जानकारी दे दी जाती है। तो डिफाइंस स्पेशलाइज्ड टर्म्स और एक्रोनिम्स शॉर्ट फॉर्म्स यूज इन द रिपोर्ट फॉर इजियर रीडर अंडरस्टैंडिंग, कि रीडर जो है चीज़ों को आसानी से समझ सके, इसके लिए जो आपने स्पेशलाइज्ड टर्म्स यूज किए हैं, एक्रोनिम्स यूज किए हैं, ठीक है, उनको डिफाइन किया जाता है ग्लोसरी के अंदर। क्लियर? अब ये जो 16 मैंने आपको चीजें बताई, इसमें दो चीजें थी, एक तो वो जो रिपोर्ट के अंदर आवश्यक रूप से होनी चाहिए, दूसरी वो जो कभी कभी यूज करी जाती है। तो कभी कभी यूज करी जाती है उसको अपन छोड़ दें और फिर ये देखें कि रिपोर्ट के अंदर कौन सी चीजें हैं जो होनी चाहिए। तो वो ये हैं ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स ऑफ अ रिपोर्ट। टाइटल होना चाहिए, कंटेंट पेज होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, मैन बॉडी होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए और रेफरेंसेस होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब किसी अच्छी रिपोर्ट की क्या विशेषताएं होती हैं वो देखते हैं। प्रिसाइसन यानी प्रेस शब्द से प्रेरित है वैसे तो, यानी संक्षिप्त होना चाहिए, बहुत बड़ा अनावश्यक बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इंफॉर्मेशन शुड बी एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट। इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट में डाली जा रही है, बताई जा रही है, वो सटीक होनी चाहिए। यूनिटी एंड कोहेरेंस, ठीक है, रिपोर्ट के अंदर जो आप आइडियाज प्रस्तुत कर रहे हैं वो यूनिफाइड फॉर्म में होना चाहिए और कोहेरेंट होने चाहिए, अर्थात उनमें तारतम्यता होनी चाहिए, अर्थात आइडिया शुड बी लॉजिकली कनेक्टेड, आपस में तार्किक रूप से आइडियाज जो हैं ऐड ऑन होने चाहिए, जुड़े हुए होने चाहिए। वेल स्ट्रक्चर्ड यानी ऑर्गेनाइज्ड इन ए क्लियर फॉर्मेट, क्लियर फॉर्मेट हो, वेल स्ट्रक्चर्ड हो। फैक्चुअल डिटेल, तथ्यात्मक जानकारी इसमें होनी चाहिए। इंक्लूड्स एक्यूरेट डेटा एंड फैक्ट्स, यानी जो भी जानकारी दी जा रही है वो तथ्यात्मक होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, इसमें वस्तुनिष्ठता पाई जानी चाहिए, इसमें आपकी पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल आइडियाज, उसका कोई महत्व नहीं है। बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी एंड अनबाइस्ड एनालिसिस, वैज्ञानिक इंक्वायरी यानी साइंटिफिक इंक्वायरी मेथड से इसको लिखा जाना चाहिए। अनबाइस्ड एनालिसिस होना चाहिए। अनबाइस्ड का मतलब जिसमें आपके व्यक्तिगत विचार शामिल नहीं हों, ठीक है, तभी हम किसी रिपोर्ट को क्या कहेंगे, ये ऑब्जेक्टिव है। पैसिव वॉइस, प्रीफर पैसिव वॉइस फॉर ए फॉर्मल टोन। फॉर्मल टोन के लिए आप किसको काम मिले, पैसिव वॉइस को काम मिले, पहले भी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता के गया हूं। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, इसमें केवल जो आवश्यक और संबंधित यानी रेलेवेंट जानकारी हो उसी को इंक्लूड किया जाए, इररेलेवेंट फैक्ट्स को इसमें नहीं लिया जाए। फोकस ऑन वन टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट है, एक रिपोर्ट के अंदर एक ही टॉपिक को लिया जाए और उसी पर फोकस किया जाए। तो स्टे फोकस्ड ऑन वन टॉपिक एट ए टाइम। क्लैरिटी, रिपोर्ट जो है अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए, एम्बिग्यूअस नहीं होनी चाहिए, यानी क्लैरिटी उसमें होनी चाहिए। तो इंफॉर्मेशन शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। सिंप्लिसिटी, तो सिंप्लिसिटी किससे आएगी, भाषा से आएगी। तो लैंग्वेज शुड बी क्लियर एंड फ्री फ्रॉम कंफ्यूजन, भाषा जिसका प्रयोग किया जा रहा है वो स्पष्ट होनी चाहिए और ऐसी भाषा तो कदापि नहीं हो जिससे कोई असमंजस की स्थिति या कंफ्यूजन की स्थिति बनती हो। ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, इसमें ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स हैं उनको अवॉइड किया जाना चाहिए। फॉर्मल लैंग्वेज, हमेशा याद रखें रिपोर्ट की भाषा कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल फॉर्मल होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मल लैंग्वेज विदाउट स्लैंग। सोर्स डॉक्यूमेंटेशन, रेफरेंस ऑल इंफॉर्मेशन सोर्सेज, जानकारी आपने कहां से जुटाई है, उनके सोर्सेज क्या हैं, उनको आप इसमें लिखेंगे। इसके लिए सोर्स
डॉक्यूमेंटेशन। इसके लिए रेफरेंस नाम से बिंदु एक दे रखा है, ठीक है। एक बिंदु कौन सा है, बिब्लियोग्राफी, है ना, ये दोनों इसी चीज के लिए बने हैं। विजुअल्स, यदि आवश्यकता पड़े तो आप क्या कर सकते हैं, इंक्लूड इलस्ट्रेशंस, फोटोज, चार्ट्स और टेबल्स एज नीडेड। जरूरत पड़ने पर इनको भी काम में लिए जा सकते हैं, इन विजुअल्स को काम में लिया जा सकता है। अब रिपोर्ट राइटिंग की स्टेजेस क्या है, कैसे लिखें, पहले क्या करें उसके बाद क्या करें, है ना, ये देखिएगा। सबसे पहले प्लानिंग। तो आइडेंटिफाई द रिपोर्ट्स पर्पस, इसके लिए आप क्या करें, रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है ये ढूंढें। ऑडियंस किसके लिए रिपोर्ट लिखे जा रही है ये पता करें। एंड की पॉइंट्स, रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या क्या होंगे, ये सब सारी जानकारी प्लानिंग में आपको होनी चाहिए। फिर इंफॉर्मेशन कलेक्शन, फिर गैदर रेलेवेंट डेटा फ्रॉम क्रेडिबल सोर्सेज। क्रेडिबल सोर्सेज यानी विश्वसनीय स्रोत। फिर विश्वसनीय स्रोतों से आप क्या करें, जो रेलेवेंट डेटा है उनको कलेक्ट करना शुरू करें, ये दूसरा काम होता है। फिर ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन, फिर जो इंफॉर्मेशन इन क्रेडिबल सोर्सेज से आपको प्राप्त हुई है आप क्या करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, संगठित करेंगे, यानी स्ट्रक्चर योर इंफॉर्मेशन टू फिट द रिपोर्ट्स लेआउट। जो रिपोर्ट का जो लेआउट आपने तैयार किया है उसमें फिट उनको करना है, आपको ऑर्गेनाइज करना है। फिर राइटिंग द ड्राफ्ट, फिर आप क्या करेंगे, इसका जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है, रिपोर्ट का जो आपने प्रोटोटाइप तैयार किया है उस प्रोटोटाइप में आप उसको ढालेंगे, अर्थात प्रथम बार उसको लिखेंगे, ठीक है। क्रिएट अ फर्स्ट वर्जन, एंश्योरिंग की पॉइंट्स आर कवर्ड, और ये सुनिश्चित करेंगे कि जो मुख्य बिंदु हैं सारे उस रिपोर्ट में शामिल हो गए हैं। एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, फिर आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चेक फॉर क्लैरिटी, कि जैसा आपका उद्देश्य था उसके अकॉर्डिंग भाषा उपयुक्त है, स्पष्ट है। कोहेरेंस, तथ्यों में तारतम्यता है। एंड करेक्ट लैंग्वेज, और भाषा का उसमें कोई त्रुटि नहीं है, ये सारी चीजें जांचेंगे, परखेंगे, तब जाकर के आपकी रिपोर्ट जो है फाइनली तैयार होती है। फाइनल चेकलिस्ट, ठीक है। अंत में एक बार रिपोर्ट को इश्यू करने से पहले ये चीजें जरूर चेक कर लें कि बिफोर फाइनलाइजिंग एंश्योर द रिपोर्ट, ठीक है, फाइनलाइज करने से पहले रिपोर्ट को सुनिश्चित कर लीजिए मीट्स इट्स इंटेंडेड पर्पस, कि क्या रिपोर्ट जिन उद्देश्यों को लिखी गई है उन उद्देश्यों की पूर्ति कर रही है, चेक कीजिए। कंटेन्स ऑल नेसेसरी सेक्शंस, जो सारे सेक्शंस रिपोर्ट में होने चाहिए, टाइटल होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, मेन पार्ट होना चाहिए, रेफरेंस होना चाहिए, ये सारी चीजें उसमें हैं, श्योर कर लीजिए। इज लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड एंड फ्लोज वेल, अर्थात क्या इसमें कोहेरेंस जो है वो है, क्या इसमें तारतम्यता है, इस चीज को आप चेक कर लीजिए। इज प्रूफ रीड फॉर स्पेलिंग, ग्रामर एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है। आप इसे स्पेलिंग चेक कीजिए, ग्रामर चेक कीजिए, कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, सारी चीजें क्या आपने उसमें चेक कर ली हैं। ये जब सारी चीजें चेक हो जाएं और आपको कोई गलती ना मिले, देन आफ्टर यू कैन पब्लिश योर रिपोर्ट। रिपोर्ट मीन्स सूचना, इंफॉर्मेशन। तो ये था आपका टॉपिक रिपोर्ट राइटिंग। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं, इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ध्यान कर लीजिएगा। इसलिए वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि वीडियो के अंदर जो मैं आपको मैटर दे रहा हूँ वो खुद मैंने इस तरह से तैयार किया है कि आपको कोई अलग से कोई नोट्स जो है प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इसकी कॉपी निकाल लेंगे, 2 बार पढ़ लेंगे, उतना पर्याप्त होगा आपके लिए, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, फिर से मिलते हैं अगले टॉपिक में।